दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र आज अपने वीडियो साहित्य सोनकर सौमित्र में एक पत्रिका की चर्चा करूँगा या करने जा रहा हूँ। वह पत्रिका है आज की जन आवाज़। और इस पत्रिका की जो विचारधारा है वह CPI-ML KS ग्रुप की है। KS ग्रुप जन संघर्षों में विश्वास करता है और यह कानू सन्याल जी का ग्रुप है। कानू सन्याल एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनकी तुलना यहाँ के न नक्सलाइट ग्रुप के लोगों से की जा सकती है, जैसे चारू मजुमदार और अन्य लोग, न ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPM या CPI। इनका एक अलग ही विचार था। यह संसदीय कार्यवाहियों में विशेष तौर से रुचि कम रखते। उनका मानना है कि जो चुनावी प्रक्रिया है वह अंततः जा करके उसी तंत्र में बदल जाती है जिस तंत्र से जनता परेशान रहती है। सौभाग्य की बात है कि कानू सन्याल जी के साथ हमें 3 बार चांस मिला है मंच साझा करने का, और वे कानू सन्याल जी अपनी पहचान के लिए कभी मोहताज नहीं थे। फिलहाल मैं उन पे चर्चा अलग से कभी मैं करूँगा। आज मैं उनके केंद्रीय कमेटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका आज की जन आवाज़ के विषय में चर्चा करूँगा। और आज की जन आवाज़ में सबसे पहला जो उन्होंने इंडिकेट किया है, और यह भी बता दें कि इसके जो संपादक मंडल में हैं वो मुख्य रूप से प्रधान संपादक इसके कामरेड बचाऊराम कुन्नू जी हैं। इनका जो विचारधारा है ये सदैव कामरेड बचाऊराम जी कानू सन्याल जी के साथ रहे हैं, हमेशा केंद्रीय कमेटी में रहे हैं और हमारे क्षेत्र के जाने माने जन संघर्षशील व्यक्ति हैं। हर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, धरना प्रदर्शन करना, सरकारी तंत्र से मांग पत्र पर कार्यवाही के लिए अपनी सम्मति लिखित रूप में देना, और किसी भी तरह के किसी को अगर कोई परेशानी होती हो, जो अन्याय हो रहा हो, उसके प्रति आवाज़ उठाना इनका मुख्य कर्तव्य रहा है। फिलहाल आइए मैं जिस पर अपनी चर्चा करना चाहता हूँ वह है पत्रिका आज की जन आवाज़। और इसकी पहली ही लाइन है जो शुरुआत होती है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, और जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। कबीर जी ये कहते हैं कि जो मोह माया से दूर हो वही मेरे साथ आ सकता है। खैर इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। और अगला शहीद भगत सिंह के शब्द हैं कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो इसका जो
पहला अंक है, आप भी देख लें, यही है। और इसमें उन्होंने, चूँकि पहला अंक में बहुत सी चीज़ें होती है, इस पर महंगाई है और राजनीति की बहुत सारी चीज़ें कही गई है, किसानों के अपने संघर्ष हैं और मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केएस की अपनी कुछ बातें हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यह जो जनवरी फरवरी मार्च का त्रैमासिक अंक है, जो प्रवेशांक है, इसमें बहुत सारी देश दुनिया की बातें आई हैं। उसी तरह जो इसका दूसरा अंक आया है, बहुत सारी बातें वही है, जुलाई अगस्त सितंबर का, और इसमें 18वीं लोकसभा का एक सर्वेक्षण भी है। साथ ही मजदूरों की आवाज़ है, नक्सलबाड़ी के विषय में कुछ और बताया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो एक बात आई, वो जो उदारतावाद का विरोध शीर्षक से एक इसमें लेख आया है, और यह लेख किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि यह लेख माओ से तुंग का है। माओ से तुंग मार्क्स, लेनिन और अन्य के बाद जो चौथे सबसे बड़े मार्क्सवादी या तीसरे मार्क्सवादी ही कहिए, अगर दार्शनिक तौर पर देखा जाए तो मार्क्स लेनिन के बाद माओ से तुंग का ही जनहित में एक अलग अपना विचार, और उन विचारों के तहत उन्होंने चाइना को राजशाही से मुक्त कराया और आज भी वहाँ चल रहा है। अंतर क्या है मार्क्स लेनिन से और मार्क्स से तुंग से? अंतर ये है कि मार्क्स और लेनिन जहां मजदूरों की बात करते हैं कि अगर दुनिया में मजदूर एकता हो जाए, क्योंकि उनके श्रम से, उनके खून पसीने से ही समाज और देश का निर्माण होता है, उसके विकास का निर्माण होता है। लेकिन माओ से तुंग ने, मार्क्स ने यही कहा, लेनिन ने किसानों को भी थोड़ा जोड़ा, लेकिन माओ से तुंग ने किसानों को और मजदूरों को एक रास्ते पर ला दिया। गरीब तो हर जगह जुड़ते हैं, उनको जोड़ा जाता है, लेकिन उनके साथ एक अंतर और रहा। जहां मार्क्स और लेनिन ने संघर्ष को, इनकलाब को प्रमुखता दी, वहीं माओ से तुंग ने एक नई चीज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सर्वहारा के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जितना मुफीद होता है, जितने अच्छे ढंग से अपने उद्देश्यों को समझाया जा सकता है, एक स्थान पर लाया जा सकता है, वह है सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक आंदोलन। राजनीतिक आंदोलन तो चलता ही, इसलिए इतने बड़े देश चाइना में सांस्कृतिक आंदोलनों को जोड़कर किसानों और मजदूरों को एक स्थान पर लाकर, गरीबों को एक स्थान पर लाकर चाइना की बड़ी सत्ता को इन्होंने चुनौती दिया, और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ उदय हुआ और आज भी चल रहा है। परिस्थितियाँ क्या है वो तो आज की अलग है, ये मैं नहीं कुछ इस पर कहता, यह समीक्षा की अलग चीज़ है। लेकिन माओ से तुंग ने उदारतावाद पर अपना स्पष्ट विचार रखा, और स्पष्ट इसलिए रखा कि उदारतावाद जितना देखने सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही वह आंदोलन के
धार को, मजदूरों किसानों की मांग को, गरीबों की आवश्यकता को उसी हिसाब से वह कुंद करता है। आइए देखिए, मैं उस लेख को अपने ढंग से ही कुछ उसके अंश आपके सामने रखूंगा। यह जो है कि माओ से तुम कहते हैं कि हम सक्रिय विचारधारात्मक संघर्ष के हामी, क्योंकि हमारी मोर्चेबंदी के हित में यह एक ऐसा हथियार है जो पार्टी के भीतर और क्रांतिकारी संगठनों की एकता को आश्वस्त करता है। हर कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी को इस हथियार का उपयोग करना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि लेकिन उदारतावाद विचारधारात्मक संघर्ष से इनकार करता है और गैर वसूली शांति का समर्थन करता है। इस प्रकार यह एक पतोन्मुख और मूर्खतापूर्ण रवैयों को जन्म देता है और पार्टी तथा क्रांतिकारी संगठनों की कुछ इकाइयों और व्यक्तियों के राजनीतिक पतन का कारण बनता है। उदारवाद की अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में होती है। यह आगे कहते हैं कि किसी बात का यदि व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर प्रभाव न पड़ता हो तो फिर उसकी ओर से बिल्कुल उदासीन हो जाना, यह भली भांति जानते हुए भी कि क्या गलत है उसके बारे में कम से कम बोलना, दुनियादारी की दृष्टि से अपने को बुद्धिमान मानना और जरा बच कर चलना और केवल दोष मुक्त बने रहने के लिए प्रयत्नशील रहना उदारतावाद का यह दूसरे रूप में वो कहते हैं कि संगठन के सामने सक्रिय रूप से अपने सुझाव पेश न करके आपसी बातचीत के दौरान गैरदारी के साथ आलोचना करना, लोगों के मुंह पर तो कुछ न कहना लेकिन पीठ पीछे उन्हें बुरा भला कहना, या बैठक में तो चुप्पी साधे रहना लेकिन बाद में अनाप शनाप बकना, सामूहिक जीवन के वसूलों को कतई नज़रअंदाज करते हुए खुद अपनी मर्जी के मुताबिक चलना उदारतावाद का यह दूसरा रूप। तीसरे रूप में वो कहते हैं कि यह जानकर भी कि संबंधित व्यक्ति स्पष्टतः गलत है, इसके बावजूद उसको पुराना परिचित या इलाके का होना या स्कूली दोस्त, जिगरी यार या प्रियजन या पुराना सहकर्मी या मातहत रह चुका है, या फिर मामले की महज ऊपरी तौर से छू भर देना और गहराई से उसका समाधान न करना जिससे कि सबके लिए भला रह जाए, फलतः संगठन और संबंधित व्यक्ति दोनों को ही हानि पहुंचाना उदारतावाद का यह तीसरा रूप। आदेशों का पालन न करना बल्कि अपनी खुद की राय को सर्वोपरि स्थान देना, संगठन से अपने प्रति विशेष व्यवहार की मांग करना पर उसके अनुशासन को मानने से इनकार कर देना उदारतावाद का यह चौथा रूप। एकता के लिए या प्रगति के लिए या काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तर्क वितर्क करने और गलत विचारों के विरुद्ध संघर्ष करने की जगह व्यक्तिगत आक्षेप करना, झगड़ा मोल लेना, व्यक्तिगत शिकवे शिकायतों को सामने लाना या बदला लेना उदारतावाद का यह पांचवा रूप। बिना प्रत्युत्तर दिए ही गलत विचारों को सुनते रहना, यहाँ तक कि क्रांतिकारी टिप्पणियाँ सुनना और उनकी रिपोर्ट न करना बल्कि उन्हें चुपचाप ऐसे बर्दाश्त कर लेना मानो कुछ हुआ ही न हो उदारतावाद का यह छठा रूप। जनता के बीच रहकर भी प्रचार और आंदोलन न करना अथवा बैठकों में भाषण न देना या जांच पड़ताल और पूछताछ न करना बल्कि जनता से कोई वास्ता ही न रखना, उसकी सुख सुविधाओं की तरफ कतई ध्यान न देना, यह भूल जाना कि वह कम्युनिस्ट है और इस तरह व्यवहार करना मानो वह कोई मामूली सा गैर कम्युनिस्ट हो उदारतावाद का यह सातवां रूप। यह देखकर भी
कि कोई जनता के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। क्रोध अनुभव न करना, ऐसे आदमी को मना न करना या न रोकना, अथवा उसे वस्तु स्थिति न समझाना, या बल्कि उसे यह सब करने देना उदारतावाद का यह 8वां रूप है। बिना किसी निश्चित योजना के या निर्देशन के बेमन से काम करना, बिना बुद्धि लगाए बिल्कुल यंत्र की तरह काम करना और गिरते पड़ते किसी न किसी तरह अपना कर्तव्य पालन करते रहना, जब तक मैं बौद्ध भिक्षु हूँ घंटी बजाता रहूँगा, यह उदारतावाद का 9वां रूप है। अपने को ऐसा समझना जिससे क्रांति के लिए महान योगदान दिया हो, पुराना अनुभवी होने की सेखी बघारना, बड़े काम कर सकने के अयोग्य होना, फिर भी छोटे कामों को हिकारत की नज़र से देखना, काम के प्रति लापरवाह होना और अध्ययन में सुस्ती दिखाना, उदारतावाद का यह 10वां रूप है। अपने गलतियों को अच्छी तरह जानते हुए भी उन्हें सुधारने का प्रयास न करना और खुद अपने प्रति उदार दृष्टिकोण बरतना, उदारतावाद का यह 11वां रूप है। हम उदारतावाद के और भी अनेक रूप गिना सकते हैं, लेकिन ये 11 प्रमुख हैं। ये सब उदारतावाद की ही अभिव्यक्तियां हैं। क्रांतिकारी सामूहिकता के लिए उदारतावाद अत्यंत हानिकारक है। यह एक ऐसा धुन है जो एकता को खा जाता है। यह भाईचारे को कमजोर बनाता है, निष्क्रियता को प्रोत्साहन देता है और मतभेद पैदा करता है। इसके कारण क्रांतिकारी कतारें ठोस संगठन व कठोर अनुशासन से वंचित रह जाती हैं। नीतियों का संपूर्णतः अमल रुक जाता है और पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली जनता संगठनों से विलग हो जाती है। यह एक पहले दर्जे की बुरी प्रवृत्ति है। मध्यम वर्गीय स्वार्थपरता उदारतावाद का स्रोत है। मध्यम वर्गीय स्वार्थपरता अपने निजी हितों को आगे रखती है और क्रांति के हितों को दूसरा स्थान देती है, और विचारधारात्मक, राजनीतिक और संगठनात्मक उदारतावाद का जन्म इसी स्थिति से होता है। उदार व्यक्ति मार्क्सवाद के वसूलों को महज खोखले सूत्रों के रूप में देखते हैं। वे मार्क्सवाद की हामी भरते हैं, लेकिन इस पर अमल करने या पूरी तरह से अमल करने को प्रस्तुत नहीं होते। फिलहाल उन्होंने इसको उदारतावाद को एक तरह से अवसरवाद की बात भी कहा है, और भी सारी बहुत सी बातें माओ से तुंग ने उदारतावाद के विषय में कहा। मैं इस उदारतावाद की बात और माओ से तुंग की बात को मैं आज के संदर्भ में इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज जो सत्ता शासन में लोग हैं, चाहे वो मध्यमार्गी पार्टी के लोग हों, चाहे वो दक्षिणपंथी पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य भी हो, ये मध्यमार्गी पार्टियां जितनी भी भारत में और दक्षिणपंथी पार्टियां, ऐसे तो सबसे बड़ी पार्टी आज सत्ता शासन में है। आप देखिए कि वहाँ किस तरह उदारतावाद ही नहीं बल्कि अपनों के प्रति जो उदारतावाद का एक सिस्टम है कि पुराना दोस्त है, मेरे जाति का है, मेरा भाई है, मेरे गांव का है, मेरा मित्र है, मेरा पुराना परिचित है, अगर वो लाख गलत भी कर रहा है तो उसके साथ सहूलियत बरती जा रही है, और उसका जो अपोजिट है, दूसरा है, आम जनता है, गरीब है, गैर जाति का है, दूसरी जगहों से आया है, दूसरे विचारधारा का है, दूसरे धर्मों का है, उसके प्रति क्रूरता देखने को स्पष्ट दिखाई हो रही है। जहां मध्यमार्गी पार्टियां ज़्यादा उदारतावाद का प्रदर्शन करती हैं, वही दक्षिणपंथी पार्टियां खुल करके उसका प्रयोग करती हैं। रही बात अम्बेडकरवादी पार्टियां
इन सारी चीज़ों से बचती हैं। उदारतावाद का प्रदर्शन तो वो भी करती हैं, लेकिन कम से कम करती हैं। लेकिन इधर कुछ सालों से देखा जा रहा है कि कुछ लोग अवसरवाद का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं और उसे ही हवा दे रहे हैं, जो हमारे समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। यह अम्बेडकरवाद ने निश्चित तौर से क्षमता की बात और सबके विकास की बात, समान विकास की बात, समान उत्थान की बात बाबा साहब ने कहा और किया भी उन्होंने, अपने पूरे जीवन भर किए। उनका सारा सिद्धांत इसी पे आधारित है कि समाज में सर्वेंत सुखन, तो वो उन्होंने किया है कि सभी लोग सुखी हैं। जो सदियों से लोगों को सताए हैं और जो सदियों से लोग सताए गए हैं, दोनों लोग, शेर और बकरी, एक ही घाट पे पानी पिए और अपने अपने दायरे में रहे। इसलिए भारत में अम्बेडकरवाद आज भी लोकप्रिय है, भविष्य में भी लोकप्रिय है। पूरी दुनिया के लिए एक नज़ीर तो है। लेकिन मार्क्सवाद अपने कुछ जो उदारतावाद की बात माओ से तुंग ने की है, यहाँ जो संसदीय दल हैं, यहाँ जो अन्य कम्युनिस्ट पार्टियों की शाखाएं हैं, पूरे देश में कहीं भी कोई भी संगठन बिना कम्युनिस्टों के नहीं चल रहा है। उसका हेड लीडर कम्युनिस्ट ही है। बावजूद इसके इस देश में लगातार कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव कम होते जा रहा है। लोग काम के लिए संगठन के मुखिया के पास, यानी एक कम्युनिस्ट के पास पहुंचते हैं, लेकिन काम निकल जाने के बाद जब देश में सत्ता और शासन की बात, मत और वोट की बात, साथ में जुड़ने की बात जब आती है, तो उसे दूर भागते हैं और उसी को समर्थन करते हैं जो उनको सदियों से सताते आया है। यह उन मजदूरों का, उन लोगों का उदारतावाद है कि वो जाति देखते हैं, भाई देखते हैं, बिरादरीवाद देखते हैं, वे रिश्तेदार देखते हैं, नातेदार देखते हैं, पुराना मित्र देखते हैं, पुराना दोस्त देखते हैं, या कभी उसने किसी तरीके का एहसान कर दिया तो उसके बदले चले जाते हैं। और परिणाम ये होता है कि एक दिन का धोखा पूरे 5 साल के लिए उनके लिए गले का जंजीर बन जाती है। यह चीज़ वो नहीं सोचते हैं। इसलिए उदारतावाद का जो विश्लेषण माओ से तुंग ने किया है, किसी भी संघर्षशील व्यक्ति को अपनी नज़रिया तय करते हुए किसी भी चीज़ पर, विचारधारा पर, व्यक्ति पर, राजनीतिक पार्टियों पर, जाति पर करते हुए इस चीज़ को ठीक ढंग से समझना उसके लिए आवश्यक है। और यह जो मैगज़ीन है आज की जन आवाज़, यह आपकी आवाज़ है। इस मैगज़ीन को पूरे दुनिया के, पूरे देश के संघर्षशील लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। हमेशा इसमें अच्छे आंकड़े भी आते रहे हैं। इसकी पहले भी जो इसकी मैगज़ीनें आती रही है, और ऐसे भी कम्युनिस्ट पार्टियों में जो आंकड़े आते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं और वो प्रमाणिक भी होते हैं। चाहे वो CPM की हो, चाहे CPI की हो, या CPI ML KS की हो, या अन्य संगठनों की हो, मजदूर संगठनों की जो पत्रिकाएं आती है उसे हर व्यक्ति को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, भले वो चाहे जो भी कुछ कर रहा हो। लेकिन देश में के साथ, देश की जनता के साथ, और ये पूंजीवादी व्यक्ति पूंजीवाद में हो क्या रहा है, बाजारवाद में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसके लिए
ऐसी पत्रिकाओं को अवश्य ही पढ़ना चाहिए और आपको राजनीतिक रूप से सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां मार्क्स ने तो राजनीति को प्रथम माना ही, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि राजनीति वह मास्टर चाबी है जिससे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। इसलिए मैं इसके प्रधान संपादक हमारे मित्र कामरेड बचाऊ राम जी का और उनकी मेहनत का, उनके संघर्षों का और अपने इस जाय लाइफ में कम पढ़ने के बावजूद भी इतना गहरा ज्ञान और दृष्टिकोण रखने का मैं कायल हूँ। उनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ और मानता भी हूँ, और मैं चाहूँगा कि उनकी इस पत्रिका को भी आप लोग भी जहाँ पहुँच सके या संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और चाहूँगा कि उदारतावाद पर जो माओ से तुंग ने कहा है, उस बात को अपने ढंग से, अपने हिसाब से आप खूब अपने मन में बैठा लीजिए, और आपको राजनीतिक रूप से क्या करना है, यह आप अपने रास्ते अवश्य तय करें। इसी में हमारा और देश का और देश की जनता का कल्याण है। और मैं अपनी बात यहीं स्थगित करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत आभार, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका मित्र सोनकर सिंह।